लेकिन ये नहीं बोलते थे कि जो एक आपको 30% का प्रॉफ़िट आया, वहीं आपको 30% का लॉस भी आएगा। तो एक्चुअली हुँ, यही बनता है पैसा, जहाँ पे आपकी एक स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाती है, तभी पैसा बनता है। आपको पकड़ के हुँ, रखना होता है। ये हमने मतलब वो एक्सपीरियंस हमको सिखाता है ज़्यादा ज़्यादा देन कि कोई बोले भी आपको, मतलब इट डज़ नॉट सिंक इन एज़ मच। ये जो अंडर कैपिटलाइज़ेशन है या हुँ, अंडर इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोग ये हुँ, समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग आके ऑप्शन मार्केट में सारा पैसा खो जाते हैं। वो ऐसे होते हैं लोग, और वो हुँ, गैम्बलर्स होते हैं। 90% हुँ, ऑफ द टाइम दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। वो सिर्फ़ पॉइंट इन टाइम की चीज़ें हैं। मतलब आप आज आपने देखा, आज आपको अच्छा लगा, कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी चेंज हो सकता है, और आप जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो, वो बुरा भी हो सकता है। वही कंपनी बुरा हुँ, बुरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकती है। आपकी नंबर ऑफ कंपनीज़ अफ़ेक्ट नहीं करती हैं, आपके हुँ, पोर्टफोलियो रिटर्न। आप अगर 100 कंपनी लो, तो भी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। आप 2 कंपनी लो, तभी आपकी पोर्टफोलियो बहुत गंदा भी कर सकती है। ये कंसंट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन का कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। मतलब मेरे माइंड में तो नहीं है कि आप सिर्फ़ कम ले कंपनीज़ लेके पैसा बना सकते हो या सिर्फ़ ज़्यादा। हुँ, Even debt funds have हुँ, given upwards of 9.5% हुँ, returns, um, राइट, maybe 9% returns. लेकिन हुँ, जिन लोगों ने एफिशिएंट मार्केट थियरी बनाया, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, सबसे बड़ा अनोमली इसमें मोमेंटम ही है कि जब हुँ, स्टॉक्स ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, बहुत मतलब तेजी से, हुँ, तो वो तेजी क्यों, ये नहीं कह सकते क्यों है, लेकिन वो तेज़ी रहती है, बनी रहती है एक हुँ, तरह से, बट नॉट हुँ, ऑल द टाइम। ऑन ऑन हुँ, एवरेज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोमेंटम में अगर आप इन्वेस्ट करें सिर्फ़ उस स्टॉक्स में जो ऊपर बढ़ती जा रही हैं, तो हुँ, आपकी जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में, वो इंडेक्स से बेटर है। लेकिन ये है कि ये जो सेक्टर्स आप बता रहे हो, स्पेशली इंफ्रा हुँ, एंड, वी आर वेरी पॉजिटिव। वी हैव अ पोर्टफोलियो कॉल्ड द सर्ज इंडिया पोर्टफोलियो। ये सर्ज इंडिया हमारे हुँ, पीएमएस में इसलिए है कि हमने कहा कि लास्ट ईयर जब हमने देखा कि ये जो यूक्रेन का वॉर हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स राइज हो गए थे वेस्ट में, इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इकोनॉमिकली मार्केट हुँ, में इम्पैक्ट तो आया था, लेकिन इकोनॉमिकली अब कल जो जीडीपी नंबर आया, वो भी 7.2% आया पूरे साल का, और 6.1 आया लास्ट क्वार्टर का। ये जो नंबर बड़ा आया है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो आरबीआई ने भी प्रेडिक्ट किया था, 4, साढ़े 4, 5% का एक प्रेडिक्ट किया, 6% हुँ, आया जो लास्ट क्वार्टर में। इवन दो यूएस में अभी भी, यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, फिर भी हुँ, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर यूएस मार्केट्स हैव रिकवर्ड क्वाइट अ बिट। तो आई डोंट थिंक इट्स हुँ, इजी टू प्रेडिक्ट पॉसिबल, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ हुँ। यार, कॉइन टॉस करो, और अगर ऊपर आ गया तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर या फिर स्टेटमेंट ही ऐसे बिल्कुल। बोलो ना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का आज के एक और धमाकेदार एपिसोड के अंदर। आज की गेस्ट वो हैं जिनकी बातें आप सबको बहुत ज्यादा पसंद है। वो पहले भी इस शो पे आ चुके हैं और आपने उनके इस पर्टिकुलर एपिसोड को दिया था बहुत सारा प्यार। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टर्न इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर और ऑथर मिस्टर दीपक शनॉय की। जल्दी से एक बार उनके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड। दीपक ने एनआईटी कर्नाटका से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और मुंबई के नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से बैंकिंग और फाइनेंस में अपना एमबीए किया है। दीपक के पास स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग की दुनिया में 20 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। यही नहीं, वो बेंगलुरु बेस्ड इन्वेस्टमेंट रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट स्टार्टअप कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ भी हैं। दीपक ने अपनी किताब मनी वाइज टाइमलेस लेसन्स फॉर बिल्डिंग वेल्थ के जरिए लाखों लोगों को इन्वेस्टिंग और मनी मेकिंग के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स दिए हैं। तो भैया देरी किस बात की है, उठा लो जल्दी से अपना पेन, नोटबुक और पानी की बोतल और बैठ जाओ और हमारे साथ ये पूरा एपिसोड एंड तक देखो। आज के एपिसोड में आपको बहुत ही इजी टर्म्स में समझने को मिलेगा कि कैसे जो है इन्वेस्टिंग की जाती है और कैसे आप लोग अपने लिए अच्छे एक पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं दीपक शनॉय के साथ मार्केट की बात। दीपक सर, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक्स नीरज। इट्स बीन अ व्हाइल। अब आई थिंक समर आ गया है, समर से अभी बारिश शुरू होने वाली है, सो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग ईयर।
राइट, ग्रेट। सबसे पहले सवाल मेरे माइंड में जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था और आपको ट्विटर पे भी मैं फ़ॉलो करता हूँ, तो आपसे जितनी भी बातचीत हुई, मेरे माइंड में हमेशा एक सवाल घूमता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कैसे फाइनेंस और कैपिटल मार्केट की तरफ आपका आना हुआ? और वो भी एक होता है ना कि ठीक है, थोड़ा बहुत एज़ लेमैन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप तो कोर फाइनेंस मार्केट के अंदर ही, कैपिटल मार्केट्स के अंदर आ गए हो। ये ट्रांज़िशन जो है वो कैसे हुआ? किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा एल्योर किया कि चलो अब कैपिटल मार्केट्स की तरफ चलते हैं? वैसे ये एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने पूछा जो इंजीनियर्स भी हैं, लेकिन हुँ, ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमारे क्लास में 40 लोग थे इंजीनियरिंग में कि वो सारे हुँ, सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे हैं और काफ़ी हुँ, डाइवर्स फील्ड्स में हैं अभी। कुछ लोगों ने अपनी कंपनी बनाई है, कुछ हेल्थ पे काम कर रहे हैं, कुछ ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं। ये सब भी अलग-अलग फ़ील्ड्स होते हैं, लेकिन वो टेक का सिर्फ़ टेक्निकल काम नहीं कर रहे हैं, वो इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, वो बिज़नेस का काम और मैनेजमेंट का काम वो भी कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह से एक एवोल्यूशन होता है कि लोग दूसरे फ़ील्ड में चले जाते हैं ओवर अ हुँ, पीरियड ऑफ टाइम। मेरे मुझे क्या हुआ था कि मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था अर्ली अबाउट 2002 2003 में कि फाइनेंस इंटरेस्टिंग है। हुँ, और मेरा काम भी ऐसे ही था, जिस कंपनी को हम चला रहे थे उस टाइम पे हमारे कस्टमर्स भी हम हमसे वो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, इंश्योरेंस इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमें आते थे। और उस हुँ, प्रोजेक्ट्स को बनाते-बनाते हम थोड़ा-सा डोमेन भी सीख गए और उस टाइम पे इंडियन मार्केट्स वर वेरी, वेरी नेसेंट कि बहुत लोग हुँ, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिर्फ मतलब 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 99-2000 में और हुँ, उससे पहले आपको ब्रोकर को फ़ोन करके पता करना पड़ता था कि क्या करना हुँ, है। अब वो सारा ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आ जाता था और आप ऑनलाइन ट्रेड भी कर सकते थे। उस टाइम से फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ स्टॉक मार्केट्स के बारे में, फिर मैक्रो, आरबीआई, इन्फ्लेशन ये सब रिसर्च करते-करते फिर इंटरेस्ट बढ़ गया हमारे का। आई मीन उस टाइम पे हुँ, ये भी था कि उतने ज़्यादा लोग नहीं थे ट्विटर या ट्विटर भी नहीं था हुँ, उस टाइम पे हुँ, कि हुँ, हुँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता था वो पीसमील कहीं किसी ने कोई तो ग्रुप होता होगा या फिर उस टाइम पे याहू ग्रुप्स और गूगल ग्रुप्स हुआ करते थे। तो उस उससे हम हुँ, लोग इन्फॉर्मेशन सीखते थे और एक हुँ, तरह से सिखाते भी थे, जो मतलब सिखाते हुए आप खुद ही सीख जाते हो। तो एक तो हुँ, फिर कैपिटल माइंड में मैं आई थिंक 2005 से मैंने लिखना स्टार्ट किया था। तो हुँ, उस टाइम के आर्टिकल्स अभी भी हैं हमारे वेबसाइट पे। हुँ, तो हुँ, मेरी काफ़ी थिंकिंग चेंज हुई है वहाँ से। लेकिन इंटरेस्ट आई थिंक बना रहा है एट लीस्ट फॉर द लास्ट 20 इयर्स। दैट्स व्हाई राइट, इट्स इंजीनियरिंग एक सिर्फ डिग्री होता है, वो तो 20-25 साल पहले था हुँ, मेरा। लेकिन उस हुँ, डिग्री से काफ़ी सब लोग काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं। मैं हुँ, लोगों को कहता हूँ कि जो माइनिंग का डिग्री लेके आया था, वो अभी आईटी सर्विसेज़ में काम कर रहा है और जो आईटी की डिग्री लेके आया था, वो अभी ई-कॉमर्स के सर्विसेज़ कर रहा है। तो अभी हुँ। लोग काफ़ी चेंज हो जाते हैं ओवर टाइम। राइट, राइट। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी थी मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी एंड हाउ वाज़ द व्हाट वाज़ योर फीलिंग एट दैट टाइम कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, क्या होगा? कुछ क्या थॉट प्रोसेस था और इन्वेस्टमेंट जर्नी तब से लेके अब तक की कैसी रही है? सो वैसे स्टॉक्स के बारे में मुझे हुँ, पता था इसलिए क्योंकि माय फैमिली इज़ फुल ऑफ बैंकर्स दो माय हुँ, फादर यूज्ड टू इन्वेस्ट और वो कभी-कभी हुँ, उन वो जब उनके भी ग्लासेस आ गए थे उस टाइम पे तो हुँ, मुझसे कहते थे कि ये इकोनॉमिक टाइम्स हुँ, में एक छोटा-सा एक एक पेज आता था जिसमें सारे स्टॉक के प्राइसेस आते थे। तो वही था राइट। इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे 90s हुँ, एंड अर्ली 90s एंड ऑल दैट। तो हुँ, कहते थे कि इस हुँ, पढ़ के मुझे बताओ इस स्टॉक का प्राइस क्या है और या इस स्टॉक का प्राइस हुँ, क्या है। तो उसी से वो उनको पता लगता था कि मतलब क्या प्रॉफ़िट वो ये वो उनका एक छोटा-सा हुँ, डायरी था। तो मुझे यही पता था हुँ, कि प्राइसेज़ रोज़ चेंज होते हैं। उसके हुँ, अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। बट हुँ, व्हेन आई गॉट टू सम अवेयरनेस कि बैलेंस शीट्स क्या हुँ, होते हैं, फिर प्रॉफ़िट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, प्रॉफ़िट्स कैसे बढ़ते हैं ओवर टाइम। तो हमने आई हुँ, थिंक 2002 या 2003 में मैंने एक्चुअली पहली हमारी मेरी इन्वेस्टमेंट करी। वो मेरे पास अभी भी लॉग है उसका। एक एक्सेल शीट बना है, वो तब से अब तक वही चल रहा है। हुँ, उसमें मेरा एक आई थिंक पहला इन्वेस्टमेंट रिलायंस था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ तो मतलब स्टार्ट करना था कहीं से, तो कोई तो हुँ, रिसर्च रिपोर्ट आया कि अच्छा रिलायंस ये करने वाली है। उस टाइम पे रिलायंस के 2-3 और कंपनीज़ थे, रिलायंस हुँ, आरपीएल, देयर वाज़ अ डिफरेंट आरपीएल और उसका हुँ, मर्जर होने वाला था या हो रहा था, ऐसा कुछ था।
एंड हुँ, वो कह रहे थे कि मतलब कुछ और होगा। देवर अर्ली साइंस ऑफ दिस टेलीकॉम बिजनेस ऑल्सो स्टार्टिंग टू कम। तो हुँ, उस टाइम पे मैंने आई थिंक कोई एक देयर वाज अ रिसर्च रिपोर्ट अबाउट दिस कि ये होगा। तो हमने कहा कि चलो लेट्स बाय इट एंड सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मैंने हुँ, फिर वो 10 दिन बाद बेच दिया वो, मतलब उस टाइम हुँ, पे पता नहीं वो बढ़ गया थोड़ा-सा, तो मैं खुश हो गया हुँ, कि मेरा मतलब मेरे हुँ, को रिटर्न आ गया काफ़ी, तो मैंने हुँ, बेच दिया था। और फिर मैं आई डिड अ हुँ, लॉट ऑफ दिस खरीदो हुँ, बेचो वाला सिचुएशन। हुँ, हुँ, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा है बहुत देर बाद आया है, मतलब कि हुँ, स्टॉक अच्छा है तो पकड़ के रखो वाला फंडा। क्योंकि नहीं तो लोग बोलते थे कि यार 30% आ गया ना, अच्छा है निकल लो। लेकिन ये नहीं बोलते थे कि जो एक आपको 30% का प्रॉफिट आया, वहीं आपको 30% का लॉस भी आएगा। तो एक्चुअली हुँ, यही बनता है पैसा, जहाँ पे आप आपकी एक स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाती है तभी पैसा बनता है। आपको पकड़ के हुँ, रखना होता है। ये हमने मतलब वो एक्सपीरियंस हमको सिखाता है ज़्यादा ज़्यादा देन कि कोई बोले भी आपको, मतलब इट डज़ नॉट सिंक इन एज़ मच। तो हुँ, अर्ली डेज़ वो वैसे ही थे कि सीखो, पहले टेक्निकल सीखे, फिर फंडामेंटल हुँ, सीखे, फिर हुँ, क्वांटिटेटिव, अभी काफ़ी क्वांटिटेटिव भी करते हैं हम लोग, हुँ, जिसमें एल्गोरिथम का इस्तेमाल हुँ, होता है। तो वो वहाँ पे हमारी थोड़ी-सी इंजीनियरिंग, मतलब हम जो 2-3 लोग हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब इंजीनियरिंग थॉट प्रोसेस से आते हैं। तो उस तरह से वो बनता है। लेकिन पहले पे स्टार्ट हुआ था वो तो ऐसे ही, किसी ने मुझे एक रिसर्च रिपोर्ट भेजा और हमने इसलिए खरीदा, वो वाला फंडा था पहले। राइट। आई थिंक सब लोग ही इसी तरीके से शुरुआत करते हैं रिसर्च रिपोर्ट या फिर फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे। 3 मिस्टेक्स अगर आप शेयर करना चाहें, जो आपके अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग जर्नी में आपसे हुई और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा और उन्हें दोबारा रिपीट नहीं किया। ऐसी कौन-सी 3 मिस्टेक्स आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक एक तो वेरी क्लियरली ये है कि हुँ, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, हुँ, किस तरह से आप इन्वेस्ट करोगे। हुँ, एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक हुँ, प्रॉब्लम है। जब मैं उस टाइम पे कर रहा था तो मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो हुँ, मैं जितना इन्वेस्ट करता था मेरे पास ज़्यादा थे नहीं पैसे इन्वेस्ट हुँ, करने के लिए। बट अब अगर देखें तो लोग उनके पास पैसे बहुत होते हैं, तो उनके पास नेट हुँ, लिक्विड नेटवर्थ होता है 10, 15, 20 लाख, और वो 10,000 रुपए लगा देते हैं स्टॉक पे, या फिर हुँ, म्यूचुअल फंड में भी 10,000। तो ये जो अंडर कैपिटलाइजेशन है या हुँ, अंडर इन्वेस्टमेंट है, ये बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोग ये हुँ, समझते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग आके ऑप्शन मार्केट में सारा पैसा खो जाते हैं। वो ऐसे होते हैं लोग, और वो हुँ, गैम्बलर्स होते हैं। हुँ, 90% ऑफ द टाइम दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। बट हुँ, ये भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कम इन्वेस्ट किया है। उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन्वेस्ट करने की, रिस्क लेने की, लेकिन वो लेते नहीं हैं, इसलिए कि उनको लगता है यार 10,000 रुपए डाल दिए, मैं हमेशा से सिर्फ हुँ, 10,000 रुपए की कंपनी लेता हूँ, मतलब पहले राइट, वाला स्टॉक। वो एक राइट, वो मैंने सीखा बहुत बार कि इन द एंड परसेंटेज पे जाता है। जैसे आपकी सैलरी हुँ, बढ़ती है, जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपको परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए। अगर ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में 1% भी नहीं है, तो इससे इसका डबल होना मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा। हुँ, हाँ, मैं दूसरों को बोल सकता हूँ शायद कि मैंने स्टॉक लिया, डबल हो गया, हुँ, पर उससे ज़्यादा हुँ, किसी को मतलब एक वो बोलने की चीज़ होती है, एक वो मतलब बैंक बैलेंस की चीज़ होती है। बैंक बैलेंस में हुँ, इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अब हुँ, यही चीज़ एक है, और फिर दूसरी वो है कि आप जैसे लोग कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, यही बेस्ट है, या ये स्ट्रै हम फंडामेंटल्स को देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्वालिटी, ये सब जो चीज़ें लोग बोलते हैं, वो उनमें ना वो सिर्फ़ पॉइंट इन टाइम की चीज़ें हैं। मतलब आप आज आपने देखा, आज आपको अच्छा लगा, कल कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी चेंज हो सकता है, और आप जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हो, वो बुरा भी हो सकता है। वही कंपनी बुरा हुँ, बुरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकती है, और आपको हुँ, चेंज करना और माइंड चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सेकेंडली हुँ, कोई भी चीज़ मतलब आप कहते हो कि टेक्निकल्स ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। ये वाली चीज़ भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोग पैसा हुँ, बनाते हैं, फंडामेंटल्स में भी बनाते हैं, वो टेक्निकल्स में भी बनाते हैं, ऑप्शंस में भी बनाते हैं। हुँ, हर चीज़ में अलग चीज़ों से पैसे बन हुँ, सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ डिसिप्लिन एंड डू नॉट हुँ, टेक टू मच रिस्क। मतलब आपने इतना हुँ, रिस्क ले लिया कि आपकी सारी कैपिटल गायब हो जाए, वो वाला रिस्क कभी लेना ही नहीं चाहिए। चाहे आप मतलब कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं मैंने सारा पैसा एक स्टॉक में डाल दिया और वो एक स्टॉक डबल हो हुँ, गया। अब तुम्हारे जैसे 100 लोग होंगे, 99 पीपल हैव लॉस्ट देयर मनी। आप एक हो जो हुँ, ज़िंदा हो, आप एक हो जो ट्विटर पे मतलब हुँ, इसका ये हुँ, बना रहे हो, हुँ, बट हुँ, दैट काइंड ऑफ रिस्क आई डोंट थिंक आई वुड टेक।
कि अगर लेकिन मैं सारा पैसा अपनी खुद की कंपनी में लगा दूँगा, कि जिसमें मैं आउटकम चेंज कर सकता हूँ, मैं मैनेजमेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके बारे में कि आई मीन कि कल को प्रॉफ़िट बन जाए, कल को बड़ी हो जाए कंपनी। तो वो वाला रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई और कंपनी चला रहा है, तो मैं 1 नहीं 10 कंपनी खरीदूँगा, 20 कंपनी खरीदूँगा, 30 भी खरीदूँगा, मतलब आई डोंट हैव अ अपर लिमिट ऑन दैट। और तीसरी जो मैंने सीखी है वो वही है कि आपकी नंबर ऑफ कंपनीज़ अफ़ेक्ट नहीं करती हैं, आपके पोर्टफोलियो रिटर्न। आप अगर 100 कंपनी लो, तो भी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है। आप 2 कंपनी लो, तभी आपकी पोर्टफोलियो आप बहुत गंदा भी कर सकती है। ये कंसंट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन का कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। मतलब मेरे माइंड में तो नहीं है कि आप सिर्फ़ कम कंपनीज़ लेके पैसा बना सकते हो या सिर्फ़ ज़्यादा। आई थिंक यू शुड बी कंफर्टेबल विथ व्हाट यू आर ओके विथ। अगर 30-40 में आई एम हैप्पी विथ बिटवीन 30 एंड 40 एंड आई एम परफेक्टली हैप्पी विथ दैट। It's I think it is not a problem. If you ask me to go even 50 companies, I'm happy. तो ये वाली चीज़ मैं it took me a long time to learn this. पहले यही होता था कि यार 20 से ज़्यादा कंपनी कैसे ट्रैक करोगे? अब ट्रैक करते हैं हम 180 कंपनी ट्रैक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इतनी हम लोग ये आजकल वाले बच्चे 10th स्टैंडर्ड में 12 उनके सब्जेक्ट होते हैं। तो आप 18 से ज़्यादा कंपनी को नहीं ट्रैक कर सकते, इसका क्या मतलब हुआ? It just sounds like this thing. So that part I don't agree with. तो वो सीखा है कि नंबर ऑफ कंपनीज डजंट मेक अ डिफरेंस। आप अगर 12 से खुश हो तो आप तो वो भी अच्छा है। आप अगर 20-30 से खुश हो, 40 से भी खुश हो, वो भी अच्छा है। सो लिटिल लर्निंग बट इट्स ऑल फाइन। राइट, राइट। रिसेंटली मैंने आपके कुछ ट्वीट्स वगैरह देखे थे और सीमेंस को लेके जो है काफ़ी सारी बातें चल रही थी। तो मैं चाहूँगा कि वो एपिसोड हम अपने जो ऑडियंस है उनके साथ शेयर करें। एक लेमैन लैंग्वेज में कैसे हम वो पूरा का पूरा एपिसोड जो है इनको समझा सकते हैं और क्या लर्निंग्स रही वहाँ से और अब हमें किन चीज़ों को लेके सतर्क रहना चाहिए ऐसी कंपनीज़ में, वो भी मैं जानना चाहूँगा। हाँ, वो वैसे सीन तो ऐसे ही है कि उन्होंने पहले 2-3 बार किया हुआ है। अब ये तीसरी बार है कि जब उन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो एक तो हम इंटरेस्टेड है कंपनी में, तो वी हैड अ शेयर होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विद सीमेंस, और उसने काफ़ी अच्छा भी किया है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि वो इट्स नॉट अ गुड कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट। बट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिसके लिए उनको थोड़ा-सा, मतलब कहते हैं कि एमएनसी कंपनी है, वो अच्छा ही करेगी शेयर होल्डर्स के लिए। जो उन्होंने किया वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं किया है। जो मुझे लग रहा है कि उन्होंने क्या किया है कि एक उनका एक डिवीज़न था, लो वोल्टेज मोटर्स वाला डिवीज़न, जिसमें उनका जो उनकी रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट्स है, रफली 10% ऑफ द कंपनीज़ रेवेन्यूज़ प्रॉफिट्स है। अब 1,20,000 करोड़ की कंपनी है, तो अगर आप 10% कंपनी का किसी और को बेचोगे, तो आपके माइंड में ये रहेगा कि देखो कंपनी की वैल्यू 1,20,000 है अगर मार्केट में, तो कंपनी उस वैल्यूएशन के करीब ही बेचेगी। या राइट। फिर वो लॉस मेकिंग डिवीज़न हो तो अलग चीज़ है। लॉस मेकिंग डिवीज़न हुँ, को आप बेच दो कम प्राइस पे, लेकिन प्रॉफिट जनरेटिंग है और प्रॉफिट 10% कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करती है अगर वो, तो उसकी वैल्यूएशन भी करीबन पास में होनी चाहिए। आप अगर उसको लोगे और फिर किसी, अब इंडिया में तो आप किसी को भी अपॉइंट करके कोई भी वैल्यूएशन दे सकते हो। अब वो बोल देगा वैल्यूएशन 2,000 करोड़ है, और उन्होंने 2,000 करोड़ में बेच दिया। और किसको बेचा? ये नहीं कि किसी और पार्टी को बेचा, अपने आप को ही। सीमेंस जर्मनी को ही बेचा 2,200 करोड़ पे। और सीमेंस जर्मनी इज ओनिंग 75% ऑफ सीमेंस इंडिया। तो उनको वो जो 2,200 करोड़ है उसके भी 75% उनको वापस मिलेंगे। और वो जो कंपनी बनेगी उसको वो एक अलग डिवीजन में चेंज करेंगे और वर्ल्ड वाइड वो डिवीजन बेचेंगे। अब ऐसा, दिस इज नॉट शेयर होल्डर फ्रेंडली, क्योंकि आप एक तो आप कम पे बेच रहे हो और दूसरा आप बता रहे हो कि ये वैल्यूएशन है, आप लेना है ले लो। और तीसरा ये है कि अ, दूसरी कंपनीज ने भी ऐसे ही किया है कि अगर एबीबी ने अपना जो पावर ग्रिड का डिवीजन है जब बेचा, उन्होंने क्या किया था कि इंडियन पावर ग्रिड डिवीजन को सेपरेट कंपनी बनाया। उस सेपरेट कंपनी को, जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं बाय द वे, उस सेपरेट कंपनी को उन्होंने अपने वर्ल्ड वाइड, जो उन्होंने अपना पावर ग्रिड का डिवीजन बेचा हिताची को, हिताची बिकेम द ओनर ऑफ दिस कंपनी। दे मेड एन ओपन ऑफर टू इंडियन शेयर होल्डर्स कि हम इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं, आप बेचना है आप बेच दो। Nobody, not many people gave shares to them. But now Hitachi owns this company and ABB is a different company. So this is more shareholder friendly कि उन्होंने बोला कि देखो हम बेचेंगे भी। वर्ल्ड वाइड उन्होंने 10 पी पे बेचा था पावर ग्रिड की डिवीजन। इंडियन कंपनी जो है अभी भी 80 या 90 वाली पी पे है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो हम वर्ल्ड वाइड तो 10 पे बेच रहे हैं या इंडिया वाले भी 10 पे बेच देते हैं।
ये और वो मतलब उन्होंने हिता व्हाट सीमेंस हैज डन इज नॉट सोल्ड टू सम अदर कंपनी, दे हैव सोल्ड टू देमसेल्व्स एज अ प्रोमोटर। हुँ, दैट इज व्हाई आई डोंट थिंक इट्स हुँ, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और इसका राइट। यू नो दिस द लेसन टू बी लर्नड इज, यू नो मे बी इट्स अ लेसन फॉर मी। आई थॉट कि 2 बार अगर किया है तो नहीं करेंगे फिर, यू नो हुँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट अब तीसरी बार भी करोगे फिर, यू नो देन डिसीजंस हैव टू बी टेकन when things happen. So we are interested, there is activity going on, so we are very biased here, but it is something हुँ, that we are not comfortable with. ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी ऐसी करती तो आपके तो हुँ, मतलब हर जगह न्यूज़पेपर में छप जाती, ये देखो स्टील कर रहा है कंपनी ये वो। लेकिन क्योंकि एमएनसी है हम उनको ढील दे देते हैं, ये बात ठीक भी नहीं है कि हम इस चीज़ को इग्नोर करें। नहीं, आपने बहुत मतलब बहुत करेज का काम है कि आप एक कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और आप उसी की मैल प्रैक्टिस एक तरीके से बोलूँगा, उसी के बारे में आप बता भी रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट एट ऑल शेयर होल्डर फ्रेंडली बट अभी 2 बार ये चीज़ हो चुकी है, तीसरी बार रिपीट हुई तो लेसन ये है कि 2 बार हो गई है तो तीसरी बार भी हो सकती है, विश्वास मत करिए, राइट? यस। ओके, ग्रेट। अब बात करते हैं आजकल ना हम एक बड़ी ही यूनिक सिचुएशन में हैं। अगर मैं बैंक एफडीज़ की बात करता हूँ, तो बैंक एफडीज़ पे रेट आज 8.5% तक मिल रहा है। अगर बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसीज़ की मैं बात करता हूँ, बड़ी एनबीएफसीज़ की बात करता हूँ, तो आराम से 8.5, 8.6 तो ही शायद मुझे लगता है कहीं पे रेट मिल रहा होगा और मैं अगर थोड़ा और आगे चला जाऊँ, तो कई ऐसी एनबीएफसीज़ भी हैं जो शायद 9, साढ़े 9% पे भी आपको इंटरेस्ट दे रही होंगी। इज़ इट द राइट टाइम कि आप अपना डेट की तरफ पोर्टफोलियो थोड़ा-सा इंक्रीज़ करें, थोड़ा-सा डेट जो है अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें? ये आई थिंक हमेशा से क्वेश्चन ये आता है कि अगर 8.5% दे रहा है अगर डेट मार्केट, आप देखिए कि आपको क्या मिलता है। साढ़े आठ हुँ, परसेंट में आपको टैक्स देना पड़ता है पहले। आप राइट। टैक्स दे के फिर आपकी कंपाउंडिंग होती है। तो आप 30% हुँ, टैक्स देते हो। 30% अगर देते हो तो 8.5% का ऑटोमेटिकली घट के 6 साढ़े 6% हो जाता है। हुँ, 6 से भी कम इनफैक्ट। सो अगर आप 6% को भी कंपाउंड करोगे, तो हुँ, उससे मतलब 6% की कंपाउंडिंग मिलेगी आपको लॉन्ग टर्म में। हुँ, लेकिन हुँ, अगर हुँ, आप किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करते हो जिसमें इमीडिएटली आपका टैक्स ना हो, लेट अस से अ हुँ, म्यूचुअल फंड और हुँ, समथिंग लाइक दैट। हुँ, उसमें अगर आपको समझ लीजिए इक्विटी फंड में किया, आपने अब 5 साल का पैसा है लॉन्ग टर्म। अगर हुँ, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म में यूजुअली टेंड्स टू गिव हायर, हुँ, हुँ, या इक्विटीज टेंड टू गिव हायर। सो और उनका टैक्स भी कम होता है, टैक्स होता है करीबन आई थिंक 10% और 15%। 10 चलो समझ 10% लो अगर लॉन्ग आपको टर्म पे तो 10%। 10% ही है अभी। तो लॉन्ग टर्म में अगर 10% ये है तो आप टैक्स दे भी नहीं रहे हो जब तक आप बेचोगे नहीं। तो वो हुँ, कंपाउंड होता जाएगा और जो कंपाउंडिंग अगर आपका 7% पे भी हुआ कंपाउंडिंग, इट इज़ बेटर देन द हुँ, 6% यू आर गेटिंग इन एफडीज़। तो हुँ, ये भी ऐसा है कि मतलब 6% वाली चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा आप शिफ्ट कर दें सारा। बट इट्स नॉट फॉर दैट। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली आपको इसलिए ये करना चाहिए कि आपके पास हुँ, डेट है नहीं और आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। जैसे अगर 1-2 हुँ, साल में आपको किसी चीज़ की भी लिक्विडिटी हो, आपको घर खरीदना है, आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है और आपने प्लान किया हुआ है, हुँ, या फिर आप उस ऐसे पैसे को आप इक्विटी में ना डालें, उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दें या फिर डेट फंड हुँ, में डाल दें, वो बेटर होगा। लेकिन और फिक्स्ड डिपॉज़िट उनके लिए भी अच्छा है जिनको जैसे अगर आप रिटायर हो रहे हो और हुँ, आपको इनकम की ज़रूरत है। अप टू हुँ, 7 लाख पर पर्सन इन इंडिया इन हुँ, टैक्स लगता ही नहीं है आप। तो अप राइट। टू 7 लाख 8.5% का मतलब नियरली 60 लाख रुपीज़ आप डाल सकते हुँ, हो फिक्स्ड डिपॉज़िट में। एफडी का। और अगर हुँ, आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो ये 7 लाख आपका टैक्स फ्री है। तो 60 लाख तक हुँ, तो आप डाल ही सकते हो विदाउट टैक्स, अगर आपका कोई और इनकम हुँ, नहीं है। तो वो चीज़ उस उन लोगों के लिए एफडी इज़ गुड। लेकिन जो लोग लॉन्ग राइट, टर्म अपना वेल्थ कंपाउंड करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। राइट, राइट। ओके। अ, अगर एक व्यक्ति मैं बोलता हूँ कि वो इक्विटी में भी इन्वेस्टेड है और वो डेट में भी थोड़ा-सा एक्सपोज़र चाहता है। पहली बात तो डेट पोर्टफोलियो का पार्ट होना भी चाहिए या ये जो हम एसेट एलोकेशन सुनते हैं सब हवा-हवाई बातें 100% इक्विटी में इन्वेस्टेड रहो। क्या 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 थॉट्स हैं आपके? तो एक आई थिंक एक आदमी था, उसका नाम हैरी मार्कोविट्ज़ है, जिसने जिसने ये जो बड़ी हुँ, कैपिटल एलोकेशन वाली उन्होंने हुँ, वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो उनसे पूछा गया हुँ, कि आप कैसे अपना इक्विटी और डेट में एलोकेट करते हो? कहते हैं यार बहुत कन्फ्यूज़िंग हुँ, है, मैंने तो 50-50% दोनों में डाला हुआ है। तो है, वो भी ठीक है, इट्स नॉट लाइक इट्स अ बैड थिंग। अगर आप देखो हुँ, 2010 से अब तक 13 इयर्स हुँ, इवन हुँ, डेट फंड्स
have हुँ, given upwards of 9.5% हुँ, returns. Um, राइट, मे बी 9% रिटर्न, लेकिन ये हुँ, चीज़ आगे जाके उतनी रिटर्न्स नहीं आएगी क्योंकि अभी इंटरेस्ट हुँ, रेट्स कम हो गए, इन्फ्लेशन कम हो गया है। तो आई डोंट थिंक वी हुँ, विल गेट 9-10% इन द लॉन्ग टर्म इन हुँ, डेट फंड्स। लेकिन हुँ, डेट क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? आई थिंक मेनली इसके लिए कि लिक्विडिटी की जब ज़रूरत पड़ेगी, तब इक्विटी हुँ, मार्केट्स लेट्स से कोई रिसेशन सा आ गया, इक्विटी मार्केट हुँ, 40% डाउन है, आप उस टाइम पे निकालोगे अगर, तो फिर हुँ, फ़ायदा ज़्यादा नहीं है। और आप जैसे अगर मेरा बेटा अभी 10th स्टैंडर्ड अब 11th स्टैंडर्ड में जा रहा है, उसके 12th हुँ, स्टैंडर्ड के बाद उसकी एजुकेशन की कॉस्ट आएगी, मैं उसके सारे पैसे इक्विटी में नहीं डालूँगा, शायद मैं सिर्फ 70% परसेंट इक्विटी में डालूँगा एंड ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स आई विल रिड्यूस माय इक्विटी एक्सपोज़र। क्यों? इसलिए है कि मुझे 2 साल बाद पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं हुँ, वो वॉलेटिलिटी नहीं देख सकता 30-40%, तो मैं वॉलेटिलिटी कम करके देखूँगा। तो अगर मैं 50-50 परसेंट इक्विटी और डेट में डालता हूँ, और अगर आप 50-50 रुपए इक्विटी और डेट में डालते हो, 3 साल बाद 2 साल बाद आपका 50 हुँ, रुपए जो इक्विटी में है, वो कहीं भी हुँ, जा सकता है। समझ लीजिए 40 रुपए हो गया। राइट, लेकिन जो 50 रुपए डेट में है, वो 58 के करीब हो जाएँगे, रफली 58 हुँ, रुपीज़। हुँ, सो हुँ, 58 प्लस 40 98, मेरा 100 जो अभी इन्वेस्टेड है वो सिर्फ 98 तक गिरेगा, व्हिच आई एम ओके हुँ, विथ। बट हुँ, इट शुड नॉट बी लाइक माय 100 बिकम 70। राइट, 30% राइट, अगर नीचे इक्विटी हो जाए या फिर हुँ, 20 भी परसेंट हो जाए, हुँ, तो काफ़ी फिर हुँ, कम हो जाता है। आई डोंट वांट दैट। हुँ, तो वो वाली हुँ, ऐसी चीज़ लेके अगर आप अपने मतलब ओवरऑल गोल्स, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस देखें और आपकी रिस्क हुँ, टेकिंग कैपेसिटी, बहुत लोगों के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती नहीं है। वो कहते हैं इन्वेस्ट किया यार, फंड 8% तो मुझे एफडी दे रहा था, लेकिन मुझे इस फंड में -4% आ गया। अब -4% हुँ, बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन विद, बिकॉज़ 1 साल आपको -4% आएगा, 2 साल आपको हुँ, -4% आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर यू विल गेट सम 20-25%। सो इट्स हुँ, लाइक इट्स ऑल रिटर्न्स आर नॉट इक्वल एट द सेम हुँ, ईयर। तो ये जो लोग अगर नहीं समझते हैं, और सबको हुँ, समझने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हुँ, आपको ये सीखना ही है, आपके माइंड में ड्रिल किया जाए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप डेट लो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हुँ, कि इक्विटी सबकी, हुँ, आप ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो ना। हम अगर हुँ, डिफरेंस ये है कि मैं ₹100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ, आप ₹120 इन्वेस्ट कर लो। किसी हुँ, तरह से वो ₹20 एक्स्ट्रा अगर आप कमा लोगे, तो आपको इक्विटी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप वो डेट में ही हुँ, डालो, क्योंकि आप डेट में कंफर्टेबल हो। बस वही है कि इनफैक्ट हुँ, इट डज़न्ट इवन टेक मच। 100 एंड हुँ। 120 इज़ डिफरेंस इज़ इक्विवेलेंट टू अगर इक्विटी में आप 10% लिया है और डेट में आपको 7% का कंपाउंडिंग मिले। ये बड़ा बड़ा ही मैं बोलूँगा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव था आपका इस पे थॉट पे और ये सोचने वाली बात है कि अगर आप रिस्क के लिए नहीं बने, आप वो वोलेटिलिटी नहीं झेल सकते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा के ऑलमोस्ट सेम रिटर्न्स जो हैं वो कमा सकते हैं। बट उसमें आपको रिस्क व वैसा वाला घबराहट महसूस नहीं होगी जो भी आपने -4% वाली बात बताई क्योंकि मुझे लगता है आधे लोग गेम अपनी यहीं पे हार जाते हैं, -4% देख के बेच के ही वो अपनी गेम को आधा वहीं पे लूज़ कर देते हैं। बात करते हैं कैपिटल माइंड मोमेंटम स्मॉल केस की, जिसने एक्सेप्शनल रिटर्न्स दिए हैं 29.13% सीएजीआर इन लास्ट 4 इयर्स। तो क्या रीज़न है? मतलब नंबर 1 रीज़न आपको क्या लगता है इस आउट परफॉर्मेंस का क्या है? क्योंकि मुझे भी पता है और जो लोग सुन रहे होंगे 29% का सीएजीआर देना इज़ अ बिग थिंग। 1 साल आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि आ गया होगा। लेकिन जब वो 4 साल का हम सीएजीआर देखते हैं 29.13% तो ये बड़ी चीज़ है, तो इसकी आउट परफॉर्मेंस का आपको कारण क्या लगता है? सो एक्चुअली आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन सी, बिकॉज अगर आप वो देखें 4 साल का सीएजीआर और अगर आप पिछले 1 साल का रिटर्न देखें, तो आपको लगेगा यार पिछले 1 साल तो रिटर्न आया ही नहीं है, नेगेटिव है या 3-4%, हुँ, ये क्या हो रहा है? तो हुँ, हर साल रिटर्न नहीं आते हैं, वो 1-2 साल में हुँ, जब मार्केट बुल मार्केट की तरफ हो जाती है, दैट हुँ, टाइम यू गेट मैक्सिमम रिटर्न्स। 2017 हुँ, देख लीजिए, 2020 हुँ, 21 देख लीजिए, या फिर हुँ, 2014-15 देख लीजिए। उस टाइम पे आपके हुँ, रिटर्न्स आते हैं, लेकिन हुँ, बाकी सालों में नहीं आते हैं। तो 2018 और 2019 में बिल्कुल नहीं आए थे मोमेंटम में रिटर्न्स। 2019 हुँ, के बाद फिर 2021 में आए थे, फिर 2022 हुँ, 23 में नहीं आया। तो हुँ, ये भी है कि हर साल में आपको आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 29% आएगा। आपका जब आएगा, हुँ, तो एक टाइम पे अच्छे रिटर्न्स आएँगे, और ये मार्केट का ही है, को अगर हमारी हुँ, फिलॉसफी सिर्फ नहीं है। मोमेंटम हुँ, का कॉन्सेप्ट ये है, ये वर्ल्ड वाइड टेस्टेड फिनोमेनन है, इन द सेंस कि हुँ, लोग कहते हैं कि देखिए आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि सबको पता होता है इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर ये है हुँ, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। लेकिन हुँ, जिन लोगों ने एफिशिएंट मार्केट थ्योरी बनाया, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए सबसे बड़ा अनोमली इसमें मोमेंटम ही है।
कि जब स्टॉक्स ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, बहुत मतलब तेज़ी से, हुँ, तो वो तेज़ी क्यों, ये नहीं कह सकते क्यों है, लेकिन वो तेज़ी रहती है, बनी रहती है एक हुँ, तरह से, बट नॉट हुँ, ऑल द टाइम। ऑन ऑन हुँ, एवरेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोमेंटम में अगर आप इन्वेस्ट करें सिर्फ़ उस स्टॉक्स में जो ऊपर बढ़ती जा रही हैं, तो हुँ, आपकी जो रिटर्न्स है लॉन्ग टर्म में, वो इंडेक्स से बेटर है। इन्होंने टेस्ट किया हुआ है यूएस मार्केट्स में, हमने उस टेस्ट को लिया, हुँ, हमने इंडियन मार्केट्स में किया। इंडियन मार्केट्स में हुँ, बहुत लोगों ने किया हुआ है टेस्ट और रिसर्च इसमें, कि मोमेंटम हुँ, डिसिप्लिन से अगर आप मोमेंटम रन करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपके हुँ, रिटर्न्स अच्छे हैं। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, अगर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट भी देखें। हुँ, आप जिस स्टॉक को ऊपर जाते हुए देखते हैं, आपके मन में ये लगता है कि ये कंपनी अच्छी होगी, इसलिए स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और स्टॉक अच्छा है, तो उनके कुछ कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, उनको भी लग रहा होगा, यार हमारी ये जो हम जिस कंपनी से हम डील करते हैं, वो अच्छी कंपनी है, उसकी शेयर प्राइस तो ऊपर जा रहा है लॉन्ग टर्म से। तो ये जो चीज़ है वो बनी रहती है, और इसीलिए कुछ कंपनीज़ उनका ब्रांड भी अच्छा, मतलब एक तो अच्छी कंपनी है, उसकी इसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, और स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है इसलिए लोग समझते हैं कि अच्छी कंपनी भी है। तो ये एक हुँ, तरह से एक ऐड ऑन इफेक्ट सा आ जाता है। हुँ, सेकंड वन हुँ, इज़ दैट लोग जब स्टॉक आप देखो, अगर आप किसी चीज़ हुँ, को एनालाइज़ करते हो, तो आप उसी चीज़ को एनालाइज़ करते हो, यार लास्ट 1 साल में या लास्ट 2 साल में किसने बेस्ट रिटर्न दिए हैं। तो हुँ, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, जो स्टॉक नीचे गिरे हैं, उन स्टॉक को खरीदना चाहिए। मैं हुँ, कहता हूँ उल्टा है, आप अगर स्टॉक हुँ, ऊपर गया है, तभी उनको आपको हुँ, खरीदना चाहिए, क्योंकि हुँ, स्टॉक्स का काम है लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना। बिकॉज़ हुँ, अगर कंपनी अच्छी कर रही है, तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा, अगर हुँ, अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। हुँ, अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है, या फिर हाई हाई पे, ये हुँ, इसलिए है क्योंकि कंपनीज़ हैव गॉट गुड अर्निंग्स मेनी टाइम्स, आई एम सेइंग नॉट ऑल द हुँ, टाइम, कुछ टाइम पे स्टॉक मैनिपुलेट भी हो सकता है, वो सब रिस्क फैक्टर्स हैं बिल्कुल। लेकिन हुँ, अगर आप देखें, स्टॉक्स का काम है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना, तो आप अगर ऊपर जाते हो स्टॉक को खरीदते हो, तो आप उसी स्टॉक को खरीदते हो जो अपना काम अच्छा कर रहा है, इन अ वे the stock हुँ, price is behaving like it should. So that is also हुँ, why momentum works, because in the long term earnings go up, कंपनीज के अर्निंग्स बढ़ते हैं, और जिन जिन कंपनीज के अर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, उनकी स्टॉक प्राइस भी ओवर टाइम अच्छा करती है। तो मैं ये कहूँगा कि वन ऑफ द रीजंस फॉर इट्स सक्सेस इज दिस बिहेवियर, द कॉन्सेप्ट की अच्छा हुँ, कर रही है, हमें अब शायद इन्वेस्ट करना चाहिए, इज द रीजन व्हाई स्टॉक्स कीप गोइंग अप आल्सो। नाउ वन थिंग इज, आई विल से रिस्क्स भी बहुत हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे हुँ, बहुत स्टॉक्स हैं जो मैनिपुलेट होती हैं, तो आपको हुँ, बहुत मैं करीब उसी पे आ से रहा था, देख प्लीज़ के, बताइए। हाँ, हुँ, तो बिकॉज़ मैनिपुलेट बहुत ईज़ी तरह से लोग कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए, अगर प्रमोटर करना चाहता है, तो प्रमोटर की हुँ, ओनरशिप अगर 75% है, और उसके दोस्तों के पास और हुँ, 10-15% है, तो बहुत कम स्टॉक रह जाता है ट्रेड करने के लिए। तो फिर वो स्टॉक नेचुरली ऊपर ही जाता है, अगर चाहे अर्निंग दिखाओ ना दिखाओ, आप हुँ, वो स्टॉक्स ऊपर जाते ही हैं। दूसरा ये भी होता है कि कोई और मार्केट में उसको मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर्स हुँ, होते हैं, वो कहते हैं हमारे पास बहुत ये स्टॉक पड़ा हुआ है, चलो इसको फेक न्यूज़ या कुछ भी लगा के स्टॉक को ऊपर करा देते हैं। तो वो आपको एनालाइज़ करना आपका काम हो जाता है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये मतलब इज़ दिस राइज़ जस्ट सडनली, जो आज हुँ, बड़ा स्टॉक कुछ नहीं कर रहा 2 साल, और सडनली ऊपर चला गया। तो हुँ, फिर वो नहीं होता मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं, उसको सस्टेन करना पड़ता है। तो कभी-कभी आपको स्टॉक्स वो अगर 50% ऊपर चला गया, उसके बाद ही आप लोगे, क्योंकि तब मोमेंटम एस्टेब्लिश हुआ होता है। सो बट हुँ, वन ऑफ द थिंग्स इज़, बट बाय दैट टाइम यू अ लॉट ऑफ दिस स्पाइकी जो जिसने 1-2 दिन में किया हुआ है, वो सारे मैनिपुलेशंस चले जाते हैं। और हुँ, तीसरा ये भी है कि वॉल्यूम्स इंडिया में बहुत कम है। हुँ, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, दिन में द 5 लाख 10 लाख की ट्रेड होती हैं। तो उन हुँ, स्टॉक्स में मोमेंटम इज़ नॉट रियली मोमेंटम, क्योंकि लोग हुँ, पार्टिसिपेट उतना नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि वॉल्यूम है क्या स्टॉक में, और क्या ये ऐसा है कि सारी स्टॉक्स इस ग्रुप की, या प्रोमोटर का कोई ग्रुप होगा अगर, सारी स्टॉक्स क्या ऊपर जा रही हैं, और ऐसा इसलिए जा रही हैं क्योंकि प्रोमोटर ओनरशिप बहुत ज़्यादा है, और फिर कोई मतलब बहुत कम लिक्विडिटी है मार्केट में। तो वो मोमेंटम आपको थोड़ा-सा मतलब सस्पिशियसली देखना चाहिए, और अगर आप पार्टिसिपेट कर भी रहे हो, तो आपको उसका लाइक कीप द पोजीशन साइज मच लोअर इन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। द अदर थिंग इज़ ऑफ कोर्स, रिमेंबर कि हर साल मोमेंटम नहीं आता है।
1-2 साल आपको मतलब बेसिकली आपको कुछ नहीं आएगा मार्केट से। अब मार्केट ऊपर जाएगा, आप नहीं जाओगे। ये ना बहुत लोगों में स्टमक नहीं है, स्पेशली समझने की अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो। कहते हैं यार सारा मार्केट तो ऊपर चला गया, आप कहाँ हो? नहीं वैसे मोमेंटम है नहीं मार्केट में। अब 2 साल से देख लीजिए, 2 साल पहले मार्केट ने हाई बनाया था 18,000 समथिंग, 800 अभी भी उसके नीचे है। डेढ़ साल हो गए। राइट, तो राइट। मार्केट में है नहीं मोमेंटम। सो लेकिन अगर आप मोमेंटम इन्वेस्ट कर रहे होते तो स्टॉक ऊपर जो गया है वो काफ़ी जितने ऊपर गए हैं वो काफ़ी नीचे भी आए हैं। तो कुछ स्टॉक्स में आपका लॉस हुआ होगा और आपने लॉस ले लिया, दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उनकी मोमेंटम भी चली गई आपने, तो आपका होगा -5%, मार्केट का होगा 0%। तो आप तो मतलब अंडर परफॉर्म ही कर रहे हो एक तरह से। ये चीज़ कैन लास्ट 2 एंड हाफ 3 इयर्स। It can be a maximum we've seen it last is about 2.5 3 years in the last 25 years. लेकिन वो ना कहते हैं कि स्टमक लाइनिंग होनी चाहिए उसके लिए कि 2 साल आप अंडर परफॉर्म करोगे लेकिन आप स्टिक उसी डिसिप्लिन से स्टिक करोगे और फिर जब साइकिल चेंज होगा दैट इज व्हेन यू विल मेक द मनी। बट ये चीज़ ये बहुत बिग रिस्क हैं क्योंकि लोग 2 साल में फिर मायूस से हो जाते हैं एंड देन वो कहते हैं नहीं ये काम नहीं करेगी और उसी टाइम पे काम करना स्टार्ट कर देती है। ये वैसे मैं मोमेंटम की ही नहीं बात कर रहा हूँ, बस सब चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी कोई स्ट्रैटेजी हो, वैल्यू आप देख लीजिए, 5 साल वैल्यू नहीं चली, पिछले 2 साल वैल्यू बहुत अच्छी चली। लोगों ने 5 साल बाद ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया था कि वैल्यू कभी चलेगी ही नहीं। अब आज किसी ने पोस्ट किया था ट्विटर पे कि 6 महीने पहले आर्टिकल आया था कि इलॉन मस्क वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। इलॉन मस्क may never be the richest man in the world again. Yesterday he was the richest man in the world again. तो वो जो मायूसी सी आ जाती है वो आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट वो यूजुअली इन्वेस्टर्स को डरा देती है सबसे ज़्यादा। दैट इज़ अ रिस्क आल्सो एंड मच बिगर रिस्क इन मोमेंटम क्योंकि मोमेंटम में ये भी होता है कि मार्केट ऊपर जाए, आप ना जाएँ ऊपर। ओके। कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे रेलवे है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोमोबाइल है। इन सारे सेक्टर्स में जो है अच्छा खासा जो है एक हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और आज की डेट में हर कोई इस पे जो है बातचीत करता है। किस तरह की टेलविंड्स हैं जो अभी भी इन सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है या आने वाले समय में दिख सकती है? और एक क्वेश्चन ये है कि इन सेक्टर्स में आपको कोई फेवरेट स्टॉक है तो उसके बारे में बताइएगा। विदिन द 4 कॉर्नर्स ऑफ कंप्लायंस रहते हुए जो हम बात कर पाएँ स्टॉक्स के बारे में, प्लीज़ वो बताइएगा। हाँ, सो आई विल स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक। हम पीएमएस हैं हमारे पास, हम हुँ, एक्टिवली स्टॉक्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हुँ, तो हुँ, मैं गलत कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता कि अच्छा ये बुक कंपनी अच्छी है, लेकिन मैंने खरीदी है इसलिए अच्छी है। हुँ, लेकिन ये है कि ये जो सेक्टर्स आप बता रहे हो, स्पेशली इंफ्रा हुँ, एंड वी आर वेरी पॉजिटिव। वी हैव अ पोर्टफोलियो कॉल्ड द सर्ज इंडिया पोर्टफोलियो। ये सर्ज इंडिया हमारे हुँ, पीएमएस में इसलिए है कि हमने कहा कि लास्ट ईयर जब हमने देखा कि ये जो यूक्रेन का वॉर हुआ था, इन्फ्लेशन हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स राइज़ हो गए थे वेस्ट में, इंडिया में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इकोनॉमिकली, मार्केट हुँ, में इम्पैक्ट तो आया था, लेकिन इकोनॉमिकली अभी कल जो जीडीपी नंबर आया, वो भी सा 7.2% आया पूरे साल का और 6.1 आया लास्ट क्वार्टर का। ये जो नंबर बड़ा आया है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो आरबीआई ने भी प्रेडिक्ट किया था 4, साढ़े 4, 5% का एक प्रेडिक्ट किया। 6% आया जो लास्ट क्वार्टर में। ये अच्छा इसलिए है कि जो चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, वो शायद वेस्ट में जिस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स इंडिया में नहीं है। हमने ये प्रॉब्लम्स पहले देखी हुई हैं। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हमने पहले देखी हुई है, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट सबसे पहले बढ़ाए। हमने हुँ, फेड से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और हमारा इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से नियरली 1% ज़्यादा है, नाउ नियरली 2% ज़्यादा है। फेड का जो इंटरेस्ट रेट है, अब आके इन्फ्लेशन के करीब पहुँचा है। हुँ, तो दूसरा ये है कि इंडिया में तो जो ब्रॉड चेंजेस हो रही हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस में तो आपने देख ही लिया था। रेलवेज और डिफेंस में हो क्या रहा है कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पे हम हुँ, ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, ना कि इम्पोर्ट। हुँ, सो वी कॉल इट द हुँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल। ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा दो, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी बढ़ावा दिया हुआ है एक्सपोर्ट को। लेकिन ये भी ज़रूर है कि हम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग लोकली मैन्युफैक्चर बहुत कम करते हैं। तो अगर हुँ, जिस चीज़ को हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, रेलवेज़ में ये सिस्टम्स हुए, सिग्नलिंग सिस्टम हुए, रेक्स हुए, ये हुए, वो चीज़ हम इंडिया में क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते? तो रेलवेज़ ने ये किया कि इम्पोर्ट्स को कम करें और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा ध्यान दें। सेम चीज़ विद डिफेंस।
हुँ, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देती है, उन्होंने बोला कि आप मैन्युफैक्चर ज़्यादा यहाँ पे करें। ये हुँ, चीज़ डिफेंस कंपनीज़ और रेलवेज़ कंपनीज़ को हेल्प करेगी। हमारी भी इन्वेस्टमेंट इसी में है। ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल सिर्फ़ गवर्नमेंट वाली चीज़ में नहीं है। उन्होंने पीएलआई का ऑर्गेनाइज़ किया है, फार्मा, सेमीकंडक्टर्स और काफ़ी ऐसे स्पेसेस में, जहाँ पे हुँ, लोग जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स हैं, वो उनको हुँ, अगर वो सर्टेन अमाउंट मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा कि गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी देगी बेस्ड ऑन द अमाउंट दे मैन्युफैक्चर। ये नहीं कि अमाउंट दे हुँ, एक्सपोर्ट, अमाउंट दे हुँ, मैन्युफैक्चर इटसेल्फ। को आप लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे, चाहे आप लोकल यूज़ करो, चाहे आप एक्सपोर्ट करो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ये चीज़ हुँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए मतलब वो उस चीज़ को हेल्प करती है सबसे ज़्यादा, एंड आई थिंक दैट इज़ अ बिग थीम हियर। अनदर बिग थीम इज़ क्रेडिट। यूएस में हुँ, देखो आप, अगर होम लोन्स हैं, बैंक्स हुँ, आर अबाउट रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 60 टू 65% ऑफ बैंक क्रेडिट गोज़ टू होम लोन्स। इंडिया में ओह! 10% है। 10%, 12%, 15% होगा। बट सब वही वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट है। मोस्ट क्रेडिट गोज़ टू कंपनीज़, हुँ, large scale industries, about 25 lakh crores goes to them. तो ये जो चीज़ है वो फॉरेन में क्या हो रहा है कि कंपनीज अब बॉन्ड मार्केट से बोरो करती हैं, और हुँ, बैंक्स जो है इंडिविजुअल्स और एसएमईज को फंड करती हैं। ये आई थिंक इंडिया में भी होगा, तो इंडिया में क्रेडिट इकोसिस्टम विल चेंज अ लॉट। तो यहाँ पे हुँ, फाइनेंशियल कंपनीज, सर्टेन फाइनेंशियल कंपनीज विल बेनिफिट इन अ बिग वे इन द लॉन्ग टर्म। तो हुँ, अदर वन इज लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स बन रहे हैं। अभी मैं गोवा होके आया, द फास्टेस्ट ट्रिप एवर, हुँ, और इसलिए कि रोड्स बहुत अच्छी हैं ऑल द वे। हुँ, हुँ, रोड्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा मतलब बहुत सारे टाइम ऐसे हैं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल। वो शायद सिर्फ साउथ में है, नॉर्थ में उतना शायद नहीं है, पर इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री साइड, एंड बहुत सारा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे वंस ओवर टाइम, वंस दीज थिंग्स कम। So I think road infra, rail infra, defense, all हुँ, of these things will do well over the next 10, 15 years. Um, I won't take any individual names or stocks, so just little uncomfortable with this thing too much. But yeah, I mean, we are buying quite a few companies in these spaces. हुँ, And as results are coming now, पता लग रहा है कि हुँ, कौन सी कंपनी कितने मतलब किस स्ट्रेंथ से ग्रो हो रही है। अगर हुँ, कंपनीज ग्रो हो रही हैं और उनके उनके उनका जो लेवरेज है वो भी कम हो गया। बाय द वे, दैट्स अनदर थिंग। हमारे जो कॉर्पोरेट लेवरेज है वो सबसे कम हुआ है। जो मैं कहा कि बैंक्स कंपनीज को पैसा देती हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा देती, अभी हुँ, वो कम हो गया एक्चुअली कंपेयर टू अर्लियर हुँ, एज अ परसेंटेज। सो companies are borrowing lesser and lesser, they have better balance sheets, and therefore I think infra companies which can take debt are will do very well in this environment. राइट। अ, बात करते हैं आपकी राइटिंग के बारे में। तो आपने जैसे शुरू में बताया 2008 से आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे थे एंड आपकी एक बुक भी है मनी वाइज़ टाइमलेस लेसन्स ऑन बिल्डिंग वेल्थ। तो इसकी जर्नी बताना चाहेंगे कि कैसे पीछे लगी भी हुई है डेफ़िनिटली, कैसे आपने उसको आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने उसको एग्ज़ीक्यूट किया? एंड क्या हम और कोई भी बुक एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी ही? और कोई बुक का तो कह नहीं सकता अभी कुछ, देयर इज नथिंग इन द वर्क्स, बट देयर इज हुँ, डेफिनेटली, आई मीन राइटिंग जो है, आई थिंक इट्स अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आजकल जैसे हम वीडियो पे लोग अपने आप को हुँ, एक्सप्रेस करते हैं, हुँ, या फिर पॉडकास्ट पे लोग आप एक दूसरे से मतलब बात करते हैं, या फिर ये होता है पहले वो आर्टिकल्स और राइटिंग पे था। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ हुँ, फॉर्म की जिस किस तरह से मैं अपनी मैं जो कहना चाहता हूँ किस तरह से दूसरों को कहूँ। और हुँ, राइटिंग का एक अलग स्टाइल होता है, हर आदमी का अलग स्टाइल होता है, और हर हर पर्सन का अलग स्टाइल होता है। हुँ, और सेम तरह जैसे वीडियो में भी है, वीडियो में भी कुछ लोग बहुत हुँ, फैंसी कपड़े पहन के, फैंसी चीज़ करके वही चीज़ कहते हैं, या फिर कुछ लोग हुँ, बस एक स्क्रीन के सामने बैठ के कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा के एक चीज़ कहते हैं। वो ए, ए, हर एक पर्सन का इंडिविजुअल स्टाइल होता है। तो मैंने जो हुँ, डिस्कवर किया, मेरी स्टाइल थोड़ी-सी अलग है, मतलब उतनी फॉर्मल नहीं है, मैं बस लिखता हूँ हुँ, जैसे लोगों से बात कर रहा हूँ। हुँ, और वो कुछ लोगों को पसंद है कि हुँ, ये पढ़ो, ये थोड़ा-सा सिम्प्लिफाइड सा चीज़ है। और दूसरा, जो मेरे पास कोई फॉर्मल बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस में, तो इसका प्रॉब्लम ये है कि मैं जब खुद ही समझना चाहता हूँ, तो मुझे हुँ, सिम्प्लिफाई करके ही समझना पड़ता है। मतलब आई कैन नॉट हुँ, अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। सो हुँ, आई व्हेन आई राइट आल्सो, आई राइट इन अ सिंपल लैंग्वेज, सो दैट एक तरह से अगर मैं इस टॉपिक में नया हूँ, तो
कैसे समझूँ इसको? क्या फिर हुँ, कोई एनालॉजीज़ दूँ या फिर किसी को इस तरह के मतलब एक्सप्लेनेशंस दूँ कि वो जल्दी समझ जाए और लैंग्वेज थोड़ी-सी इन्फॉर्मल ही हो, क्योंकि फॉर्मल लैंग्वेज में ल समझना बहुत मतलब मैं खुद ही सो जाता हूँ अगर कोई फॉर्मल लैंग्वेज चीज़ हुँ, पढ़ जाता हूँ तो पढ़ हुँ, लेता हूँ तो। तो हुँ, वो मेरी बहुत पहले से अगर इवन बिफोर आई वाज़ इन फाइनेंस आई यूज्ड टू राइट ऑन हुँ, टेक्नोलॉजी। So हुँ, even there I used to try and simplify things in a much better way. तो आई थिंक दैट इज द थिंग दैट ड्रोव मी मनी वाइज भी इस तरह से ये बुक की एक्चुअली वो बुक एक तरह से हम जो पीएमएस चलाते हैं उसकी ऑलमोस्ट इट्स एट अ डिफरेंट थिंग इट्स फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट विद फाइनेंस। जो हुँ, लोग पीएमएस में आते हैं यूजुअली वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ऑलरेडी वगैरह। हुँ, लेकिन उनको मतलब जो पहली बार इन्वेस्ट करने आ रहा है उनको उनको पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो एक तरह से वो उस तरह का इंट्रोडक्शन बुक है। क्यों आपको सेव करना चाहिए? क्या आपको इक्विटी में ही सेव करना चाहिए? जैसे मैंने वो बोला था आपको कि डेट में भी सेव कर लो, कोई बात नहीं। ये ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ़ लो और किस तरह के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये होत सो हर चीज़ का मीनिंग क्या है? व्हाट इज़ द रियल रीज़न व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स और डेट और एफडीज़। वहाँ जहाँ तक कि मैंने एक चैप्टर में ये भी बोला था कि विल कैसे लिखना है हुँ, एंड व्हाई यू शुड हैव अ विल आल्सो। और फिर अपने खुद का जो आप अगर गेम प्लान बना रहे हो, प्रेजेंटेशंस हुँ, प्लान फॉर योरसेल्फ, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाए? आप इमरजेंसी फंड आपकी रखो 10 महीने के एक्सपेंसेस की। आप अपने हुँ, खुद के रिटायरमेंट के बारे में सोचो कि आप अगर हुँ, आज ही रिटायर करोगे या फिर 10 साल बाद हुँ, करोगे, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और कैसे कैलकुलेट किया जाए, इन्फ्लेशन को हुँ, लेके। आपके बच्चों की अगर एजुकेशन की ज़रूरत है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आपको मतलब मेडिकल या बाहर या कुछ कहीं मतलब बड़ी एक्सपेंस पे कुछ करना है, हुँ, तो उसके लिए आप पहले से सेव करें और कितना सेव करें हुँ, ओवर टाइम। हुँ, एंड देन बाकी पैसों को आप खर्च करें, वो भी ज़रूरत है। बोलने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग वो सेविंग सेविंग में वो सेव ही करने लग जाते हैं, फिर एंड में स्पेंड नहीं करते हैं। राइट, वो भी बात गलत है। हुँ, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है बुक हुँ, में, यार इसके बाद बस बस करो, ऐश करो यार मतलब हुँ, बहुत बन गए पैसे एन्जॉय करो अब लाइफ़ को। हुँ, हाँ, हुँ, गोवा सो गोवा गोवा जाया जाए उसके बाद राइट? गोवा जाना है, गोवा से और बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं यार मतलब गोवा पे राइट, रुको मत। राइट, गोवा सब लोग आ जाएँगे फिर मैं कहाँ जाऊँगा? राइट। बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कभी तो बहुत ज़्यादा हाइप में रहती है और कभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दी जाती है लोगों के द्वारा, वो है आईपीओज़। 2020 के बाद हमने देखा कि बहुत सारे बड़े-बड़े आईपीओज़ देखने को मिले, पेटीएम, नाइका और बहुत सारे आईपीओज़ आए, राइट? लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो बहुत कंपनीज़ आईपीओ अभी नहीं लाना चाह रही है। सबसे रीसेंट एग्ज़ाम्पल अगर हम मामाअर्थ का देखें, तो उसके आईपीओ को बहुत पहले हाइप हुई, फिर बहुत क्रिटिसिज़्म मिला और फिर उन्होंने एक तरह से विथड्रॉ कर लिया, कैंसल कर दिया अपना आईपीओ। तो क्या थॉट्स चल रहे हैं इस समय इन कंपनीज़ के लिए? इनके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं और क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में ये लोग आईपीओज़ लाने की कोशिश दोबारा से करेंगे? और मैं एज़ अ लेमैन इन्वेस्टर जानना चाहता हूँ कि क्या हमें आईपीओज़ वाली बेट लेनी चाहिए कि चलो लगा देते हैं लिस्टिंग गेन्स के लिए देखेंगे क्या होता है? मैं ये कहता हूँ आपको, आप जब स्कूल जाते हो हुँ, कोई नया टीचर आ जाता है, आप क्या कहते हो कि इस टीचर के पास ही जाना चाहिए, जो करंट टीचर्स हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। आप फिर इस टीचर को रिसर्च करोगे इन्होंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या किया है। उनकी बहुत एक्सपीरियंस है तो शायद ठीक है हम उनके पास जाएँगे या फिर इट्स लाइक इट्स नॉट लाइक हुँ, कि हुँ, हर नया जो हर एक चीज़ जो नई है, वही अच्छी है। तो हुँ, ये आईपीओ वाली चीज़ वही है कि हमें ये लगता है कि यार नई कंपनियाँ हमें लेनी चाहिए। नई कंपनी हुँ, ऐसे भी पहले ऐसे होती थी कि कंपनी किसी ने सुना ही नहीं होगा उस कंपनी का नाम, वो कंपनी आ रही है आईपीओ इसीलिए नहीं है। अब तो ऐसी कंपनीज़ आती हैं जो जिन्होंने सब जिनके नाम सबने सुने हुए होते हैं ऑलरेडी। हुँ, जैसे आपने बोला कोई स्टार्टअप है, पीपल हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग इट, पीपल हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इट। 10 साल चल रही कंपनी है, सबको उसके बारे में पता है, हुँ, वो आई है मार्केट में। क्या उसको लेना चाहिए? आई थिंक द आंसर टू दैट इज़ हर कंपनी पे डिपेंड करता है। आपको तभी लेनी चाहिए अगर आप कंपनी समझें। ये नहीं हुँ, लेना चाहिए क्योंकि ये आईपीओ है चलो खरीद लेते हैं। कुछ हुँ, लोग ऐसे होते हैं, हर आईपीओ में डाल दिया और कहीं पे लग गया, कहीं पे नहीं लगा। जहाँ पे नहीं लगा वो दुखी हैं कि नहीं लगा है। जहाँ पे लग गया वहाँ भी दुखी हैं कि यार लग गया पता नहीं उसमें डिमांड ही नहीं था अब नीचे जाएगा। ये हुँ,
ठीक नहीं है। आई थिंक यू शुड बी सिलेक्टिव ऑन द आईपीओ दैट यू बाय। दे शुड बी हुँ, कंपनीज दैट यू नो, एंड हुँ, कंपनीज दैट यू नो का मतलब ये होता है कि आप उन कंपनीज को जानते हैं, उसकी वैल्यूएशन हुँ, अच्छी है। मतलब हुँ, आप अगर कोई वैल्यूएशन ऐसे देते हैं कि कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से बढ़ेगी नहीं, तो फिर वो भी उसका भी फ़ायदा नहीं है। और तीसरा, हुँ, आपको कंफर्ट होना चाहिए कि एटलीस्ट 3-4 साल आप रखोगे इस कंपनी को, और इसमें डिसेंट एलोकेशन डालोगे, 1% अपनी हुँ, पोर्टफोलियो का है, जो भी है। ये नहीं कि आपने हुँ, 1 लॉट ले लिया 10,000 का और आपके पास 2 हुँ, करोड़ पड़े हुए हैं। इस 10,000 से कुछ हुँ, नहीं होगा आपका। तो ये अगर हुँ, आप नहीं कर सकते हो तो फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आईपीओ में ही क्यों इन्वेस्ट करना है, वो जब स्टॉक लिस्ट होता है, चाहे ऊपर भी लिस्ट हो, तो आप तब भी ले सकते हो और स्टॉक को। ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें रिसेंट आईपीओ आया था और बहुत बड़ा पॉप आया था। जैसे आप समझ लो आईआरसीटीसी थी, वो हमारे पास हुँ, थी उस टाइम पे। लेकिन 300 का आईपीओ था और 900 पे लिस्ट हुआ आई थिंक, 600 या 700 पे लिस्ट हुआ। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा है। वो 600 का जो शेयर है वो करीबन 10 गुना चला गया था, 6,000 तक। फिर उसका 1:5 राइट। स्प्लिट हुआ और अभी पता नहीं है उसका हुँ, जो प्राइस है वो कम है। लेकिन 2-3 महीने इवन एट ₹600 इट वाज़ अ गुड बाय, बिकॉज़ कुछ चेंज हुआ हुँ, था उस टाइम पे। बट आई थिंक ऑल्सो कंपनीज़ जो आईपीओ नहीं जा रही हैं अब उसी की वजह से नहीं जा रही हैं कि जब हुँ, आईपीओ होगा तो उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होगा, और उतना डिमांड नहीं, हुँ, ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो स्टॉक हुँ, लिस्टिंग पे पॉप नहीं होगा। अगर स्टॉक हुँ, लिस्टिंग पे पॉप नहीं हो रहा है, तो फिर उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, वो समझेंगे कि तो वेस्ट कंपनी थी। तो हुँ, शायद इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये टाइमिंग ठीक नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ ने ऐसे किया है। आई थिंक लोधा ने 2-3 बार अपना आईपीओ पोस्टपोन किया था। डीएलएफ ने भी एक बार अपने बहुत पुराने टाइम पे उन्होंने अपना आईपीओ पोस्टपोन किया था। तो लोग पोस्टपोन तभी तक करते हैं तब तक कि चलो हमें अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। हम 6 महीने बाद भी कर लेंगे जब एटमॉस्फेयर थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आप नई प्रोडक्ट मार्केट में अगर आप खिलौने बना रहे हो और आपने अभी लॉन्च किया मई-जून में, हुँ, उतना फ़ायदा नहीं है कि दिवाली के कंपेयर टू कि दिवाली के टाइम पे लॉन्च किया। तो राइट। दिवाली के टाइम पे डिमांड होता है, तो लोग हुँ, लॉन्च चीज़ें जो लॉन्च करती हैं वो दिवाली के टाइम पे करते हुँ, हैं। तो वही हुँ, चीज़ आई थिंक आप स्टॉक मार्केट में देख लो, वही है कि अपने आईपीओ तभी लॉन्च करेंगे तब डिमांड होगी। आई थिंक दैट इज़ द हुँ, रीज़न व्हाई दे आर नॉट एक्साइटेड अबाउट आईपीओज़ राइट नाउ। राइट। तो मतलब अब एक यूफ़ोरिया का इंतज़ार किया जाए, जब सब लोग हाथ में कैश लेके घूम रहे होंगे मार्केट में, तब आईपीओ लेके आया जाए। तो यही होता है कि हुँ, लोग जब यूफ़ोरिया होना स्टार्ट हो जाता है, आईपीओज़ आ जाते हैं, और जब हुँ, आईपीओज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो यूफ़ोरिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब पीक पे पहुँच आईपीओज़ जाता है। इंतहा के हो जाती हैं ना इन अ वे एवरी टाइम, हुँ, देन मार्केट्स पीक कर जाती हैं। राइट। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा, क्या लगता है सर कहाँ जाएगी मार्केट आने वाले 1 साल में? किस तरफ जाती हुई लग रही है? कोई बड़ा मैक्रो इवेंट तो नहीं होने वाला आपको जो ऐसा दिख रहा हो जो एंटिसिपेट किया जा सकता हो? ऑब्वियसली जो एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। बट आपको नियर फ्यूचर में कोई ऐसा बड़ा इवेंट आता हुआ दिख रहा है जो मार्केट पे एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली? और क्या लगता है मार्केट इस समय किस तरफ जाएगा? मैं इसका एक ही जवाब दूँगा। 3 साल पहले किसी हुँ, ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोविड आएगा। 3 साल पहले कोविड हुआ, मार्केट गिरा भी। हुँ, 1 साल बाद हुँ, मार्केट ऊपर था, वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 3 साल बाद मार्केट उसका डबल है, वो भी किसी ने एक्सपेक्ट हुँ, नहीं किया था। तो आई हुँ, थिंक ये है कि आप किसी चीज़ को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो शायद ही होगा। अ, हुँ, मैं साल में 1 बार एक प्रेडिक्शंस का पोस्ट डालता हूँ, हमेशा मेरा 50% ही आता है। मैं 10 चीज़ें डाल देता हूँ, 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ें नहीं होती हैं। तो हुँ, ये जो प्रेडिक्शन का काम है, ये बहुत ही वेस्टफुल है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में। 1 साल में आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप खुद ही नहीं कह हुँ, सकते 1 साल बाद आप क्या कर रहे होंगे। हुँ, हुँ, मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ जो मैं करता रहता हूँ। मैं खुद ही नहीं कह सकता कि 1 साल बाद मैं वही चीज़ करूँगा या फिर कुछ और करूँगा। लेकिन फिर मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए 1 साल में? 10 साल में ये कह सकता हूँ कि देखो 10 साल में कंपनीज़ के 1-2 इकोनॉमिक साइकल्स हो जाएँगे, तो उसका उस साइकल्स में ये कंपनीज़ बढ़ेंगी। मैं उस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, और अगर मेरा इन्वेस्टमेंट उस कंपनीज़ में रहा, तो देन द पोर्टफोलियो विल ग्रो टू दैट एक्सटेंट ओवर अ 10 ईयर पीरियड। लेकिन 1 साल में यू कैन नॉट से एनीथिंग कैन हैपन। अभी-अभी हुँ, यूएस में डेट लिमिट का फ़ियर चल रहा था। हुँ, हुँ, कल रात को उन्होंने डिसाइड किया कि चलो वी आर ओके विथ नो डेट लिमिट। अभी भी एक और हुँ, वोट बाकी है, पर वो हो जाएगा मोर और लेस। लेकिन मैं ये हुँ, क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने 3 बार देखा हुआ है ऐसे फ़ियर्स। 2 बार पहले हुँ, उन्होंने यही कहा था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और खत्म नहीं हुआ सब कुछ।
ब्रेक्सिट हुआ, जो लोगों इंडियन मार्केट फेल 6% क्योंकि ब्रिटेन यूरोज़ोन को एग्ज़िट कर रही है। वो हमें क्यों अफ़ेक्ट करता है मुझे पता नहीं है, अभी तक नहीं पता है, लेकिन हमारी मार्केट 6% गिरी थी। आपको हुँ, मैं ये भी नहीं पूछूँगा कि कौन-सी डेट में हुआ था। आप हुँ। याद करके बोलो कौन से साल में हुआ था। आपको ये भी याद है, ये भी याद नहीं नहीं रहेगा। याद है, सही तो ये फैक्चुअल है, मतलब मैं प्रॉब्लम जब ऑफ आपने बोला मैं सोच रहा था। हुँ, हाँ, तो इफ यू डोंट रिमेंबर व्हिच ईयर इट हैपेंड एंड आई कैन टेल यू दैट डे वाज़ 6% फॉल ऑन द निफ्टी। हुँ, तब फिर फ़ायदा क्या है हम लोग का प्रेडिक्ट भी कर लो ब्रेक्सिट हो जाएगा यार सब मतलब मार्केट में बवाल मच जाएगा ये वो ये, हुँ, कुछ नहीं हुआ। हुँ, 6 साल बाद किसी हुँ, को याद तक नहीं है और मार्केट ऊपर है हुँ, और ब्रेक्सिट हुँ, अभी भी चल रहा है। वो लोग हर हुँ, रोज़ नए ड्रामे कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारे ड्रामे कोई कम तो नहीं है लेकिन उनके ड्रामे हुँ, मतलब हुँ, ड्रामे हैं बस। बट हुँ, हुँ, वो हो रहा है एंड वी डोंट केयर। लोगों ने कहा हुँ, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, सारे मार्केट गिरेंगे। गिरे तो सही चलो, यूएस मार्केट हुँ, बहुत ज़्यादा गिरा लेकिन वो वापस आने लगे हैं। इस साल में करंटली इन 2023 हाई बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इज़ यूएस नैस्डैक 100। हुँ, लास्ट ईयर वाज़ द वर्स्ट हुँ, परफॉर्मिंग मार्केट। सो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इवन दो यूएस में अभी भी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अभी भी यूएस का इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, फिर भी हुँ, वी आर इन अ सिचुएशन वेयर यूएस मार्केट्स हैव रिकवर्ड क्वाइट अ बिट। तो आई डोंट थिंक इट्स हुँ, ईज़ी टू प्रेडिक्ट पॉसिबल और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ हुँ। यार कॉइन टॉस करो और अगर ऊपर आ गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर या फिर स्टेटमेंट ही ऐसे बिल्कुल। बोलो ना, मार्केट ऊपर जाएगा अनलेस हाँ, इट फॉल्स डाउन। तो वैसे वाले हाँ। हेजिंग वाले स्टेटमेंट मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि फ़ायदा नहीं है। प्रेडिक्ट करना तो मेरे पीछे एक बोर्ड है डोंट प्रेडिक्ट रिएक्ट। उसका मीनिंग ये है कि प्रेडिक्ट करना फ़ायदेमंद नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तब आप रिएक्ट करो। ये हो सकता है कि आप कह सकते हो कि मैं मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैंने कुछ किया। लेकिन आपको 50 चीज़ें पता है, उसमें से 2 चीज़ें होती हैं और ये आप किसी सही भी बात चीज़ है। में देख लो, आप सुबह ट्राई कर लो, आज ये होगा। आज like literally today these things will happen. Only 5% of those things actually happen. मैं 12 बजे खाना खाऊंगा ये भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको 12 बजे एक फोन कॉल आएगा, आप 12:30 बजे करोगे। क्या बात है! आई थिंक बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है और मुझे सबसे अच्छा तो वही लगा कि मार्केट्स विल गो हाई अनलेस दे विल फॉल डाउन क्या बात है! ग्रेट। तो काफ़ी मज़ा आया सर आपसे बातचीत करके, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स आपने लिए और बहुत आपने ना बहुत अगेन जो आपने बताया वो आपने प्रूव भी किया कि आप बिल्कुल एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपने हम सबको गाइड किया, मार्केट की नॉलेज दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा एपिसोड करेंगे आपके साथ, तीसरी बार एपिसोड करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन। Thanks so much, Neeraj. It was great to be here. All the very best. आई होप आप लोगों ने आज का एपिसोड एंजॉय किया। अब आ गया आपका फेवरेट सेगमेंट जहां पे हम लोग करते हैं समराइज पूरे के पूरे एपिसोड को। तो सबसे पहली बात हमने आज डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सीखी कि कोई भी चीज़ ओवर डाइवर्सिफिकेशन या अंडर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है। आप जब तक कंफर्टेबल हैं तब तक जो है आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं और आज की डेट में उनको ट्रैक करना काफ़ी आसान है। जब हमने बात करी डेट में इन्वेस्ट करने की तो सिंपल सी बात है, डेट में आप उतना इन्वेस्ट कीजिए जितने आपको लिक्विडिटी की नीड है। बाकी सारे पैसे को आप लोग डेट में इन्वेस्ट ना करें, आप लोग जो है उसको इक्विटी के अंदर लगा के रखें ताकि वो ग्रो करता रहे। एक इंटरेस्टिंग बात हमने ये भी सीखी कि अगर आप लोगों को इक्विटी की वोलेटिलिटी से जो है वो डर लगता है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इक्विटी में जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले थे आप उससे ज्यादा पैसा जो है वो डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ठीक ठाक रिटर्न पा सकते हैं बिना किसी डर के। आज एक बार फिर से हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में जानकारी थोड़ी सी हासिल करी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर आप लोग डिसिप्लिन तरीके से करेंगे तो आप जो है अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का बेसिक वही है कि जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो आपको उनको परचेज कर लेना चाहिए और जब वो गिरना शुरू करे तो आपको उनको बेच देना चाहिए। बट यहाँ पे भी आपको रेड फ्लैग्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम पे आप लोगों को नजर बना के रखनी चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि वो जो मोमेंटम है कहीं वो सिर्फ टेम्परेरी तो नहीं है, क्योंकि अगर मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा तो आप लोगों को वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग से। जब हमने बातचीत करी आईपीओ के बारे में तो देखिए आईपीओ में आप लोगों को बड़ा सिलेक्ट होकर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कंपनी की हिस्ट्री जो है अच्छे से पता करनी चाहिए और फिर आपको देखना चाहिए क्या ये कंपनी में आप लोग एक बड़ा कैपिटल लगाना चाहेंगे या नहीं। छोटा कैपिटल लगाने से आईपीओ के सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए आप लोगों को एज सच इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए एक बेट ली थी और बेट सक्सेसफुल भी हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को प्रॉपर्ली रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको कंपनी बहुत पसंद है तो आप आईपीओ के बाद लिस्ट होने के बाद भी उसमें जो है अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन था। मार्केट को प्रेडिक्ट करना इज जस्ट लाइक सिक्का उछाल के पता लगाना कि भाई मार्केट जो है ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इन ऑल मार्केट को जो है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। हमें इस तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए और हमें इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए। आई होप
आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मार्केट की बात की कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.